प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी के प्रकरण 4 खा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक बड़ा इजी है। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए हम समाकलित वेग समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे, उसका प्रारंभ कहाँ से करेंगे। एक अभिक्रिया लेंगे R टेंड्स टू P, यानी कुछ रेक्टेंट क्रिया कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। यह अभिक्रिया माना फर्स्ट ऑर्डर की है। किस ऑर्डर की है? प्रथम कोटि की है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग R टेंड्स टू P, यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए वेग, हम ताक्षणिक वेग की व्युत्पत्ति करते हैं प्यारे बच्चों, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डी टी। वेग को इससे प्रदर्शित करते हैं, ताक्षणिक वेग को। तो हम जानते हैं कि वेग क्या होता है। वेग हमेशा अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। फर्स्ट ऑर्डर की तो प्रथम घात की सांद्रता के समानुपाती होगा। किस प्रकार? वेग बराबर माइनस डी आर अपॉन डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डी टी प्रिपोर्शनल R। कुछ देर बाद प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा यहाँ पर एक रेक्टेंट या प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ते हुए क्रम में है। टाइम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं तो अभिकारकों की सांद्रता घटती जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट में बदल जाता है। प्रोडक्ट की सांद्रता 0 से ऊपर बढ़ती जाती है। तो ये क्या हो रहा है? वेग हो रहा है। तो प्रिपोर्शनल, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतना ज्यादा वेग होगा। कुछ समय के पश्चात प्यारे विद्यार्थियों, वेग स्थिर हो जाता है। ये जो समय इसके बाद वेग बढ़ नहीं रहा है, उसी दर से चल रहा है, स्थिर हो गया है, और प्रोडक्ट का भी उसी दर से हो गया है। तो तब इस अवस्था को हम कह देते हैं कि, यानी साम्य स्थिरांक आ जाता है और प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ R हो जाता है। तब वेग हो जाता है माइनस डी कंसंट्रेशन R अपॉन डी टी बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ R। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही है। अब क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए इसकी एक घात होगी, हम लगाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक एक हो जाएगा। तब हम इस रिएक्शन को रीअरेंज करेंगे, dt को इधर ले आएंगे, R को इधर ले आएंगे, तो किस में बदल जाएगा? रीअरेंज करने पर। केमिस्ट्री इज गेम ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज का था, केवल हम एक खेल खेले, रीअरेंज कर रहे हैं। यहाँ का भाग इधर लगाते रहे, तो ये भाग यहाँ आ जाएगा, dt इधर चला जाएगा, और -1 से गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसका हम एंटी लॉग, इसका हमने लॉग लेना है दोनों में, तो ये हट जाएगा और यहाँ समिश्रांक आ जाएगा। तो इन साथ में लगेगा, क्योंकि भिन्न है एक, डी कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R है, तो क्या आ जाएगा? भिन्न आ जाएगी, इसलिए इंटीग्रल कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू माइनस के टी। डी हट गया यहाँ से, वहां से भी, और प्लस आई आ जाएगा राइट साइड। इसे कहते हैं हम समाकलन स्थिरांक, और इसे हम समीकरण 1 के द्वारा क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। पहला स्टेप प्यारे विद्यार्थियों इतना ही है, इंपोर्टेंट समझना है। इधर वेग, ताक्षणिक वेग का सूत्र से लेना है। इस प्रकार होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ही घात होती है, इसको दर्शाने की जरूरत नहीं होती। इसको खाली हम रीअरेंज करेंगे और इंटीग्रल ले लेंगे। पहले चरण में वेग समीकरण में हमने क्या किया? रीअरेंज किया इसे, और इसका इंटीग्रल ले लिया, समाकलन कर लिया इसका। अब हम प्यारे विद्यार्थियों, यदि समय 0 है, t0 पर क्या हो जाएगा? जो कंसंट्रेशन ऑफ R है वो R0, यानी प्रारंभिक कंसंट्रेशन को हम कंसंट्रेशन ऑफ R0 कहते हैं, यानी शून्य समय पर कंसंट्रेशन। तो t0 पर कंसंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R0 लेने पर समीकरण एकदम देखेंगे तो ये हो जाएगा, इन कंसंट्रेशन ऑफ R क्या हो जाएगा 0 पर? R0 माइनस के टी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस आई वैसे रहेगा, बराबर 0 इंटू माइनस के इक्वल टू 0। सो इंटीग्रल R0 इक्वल टू आई, ये हमें आई की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आई का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यहां पर आई है, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल R बराबर माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू इंटीग्रल R0, और ये प्राप्त हो जाएगा हमें समीकरण 2। पहले समीकरण को प्राप्त करने के बाद क्या हो जाएगा? हमें उसे रीअरेंज करना है खाली,
सॉरी टी जीरो पर लागू करना है और उसमें आई का मान रखना है। दो चीजें करनी है। तो हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 2 को पुनः रीअरेंज कर देंगे। तो के को हम इधर ले आएंगे, तो के या इंटीग्रल आर है, इंटीग्रल कंजूगेशन आर है और इंटीग्रल कंजूगेशन आर जीरो, तो इस वैल्यू को यहां लाएंगे तो या तो माइनस में जाएगी तो नीचे आ जाएगी। तो नीचे आने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल कॉमन हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो इक्वल टू माइनस के टी रह जाएगा। ये वैल्यू इधर चली गई, कोई दिक्कत, केवल ये वाली वैल्यू रीअरेंज होकर नीचे आ गई। तो इंटीग्रल एक ही रह गया कॉमन, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा राइट साइड आने पर, लेफ्ट साइड आने पर। तो इंटीग्रल और कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर जीरो हो जाएगा बराबर माइनस के टी। अब हम के बराबर लाएंगे, तो के को इधर लाएंगे तो के बराबर आ जाएगा, और ये वैल्यू जब इधर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, हर का अंश, अंश का हर। तो इंटीग्रल आर जीरो अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर आ जाएगा, इंटीग्रल कंसंट्रेशन आर जीरो अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर इनटू टी, या तो नीचे चले जाएगी या माइनस हो जाएगी। तो हम इसको इधर ले गए तो 1 अपॉन टी हो जाएगा या अपॉन टी हो जाएगा, एक ही बात है, हर में चला जाएगा अंश से। तो ये समीकरण हमें प्राप्त होता है, इसे हम समीकरण 3 कह देते हैं। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों 1 2 3 स्टेप, यानी तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है, ओनली रीअरेंज इक्वेशन 2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप क्या कर रहे हैं इक्वेशन पहले वाले प्राप्त इक्वेशन में। ये वैल्यूज यहाँ पर रीअरेंज किया आपने, इंटीग्रल लिया, यहाँ पर आपने टी जीरो पर आर जीरो का मान ले लिया और आई का मान समीकरण में रख दिया। तो समीकरण 2 प्राप्त, समीकरण 2 को रीअरेंज कर दिया तो समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब 3 तक आपने प्राप्त किया प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ा सा हटकर है कि समीकरण 2 T1 पर क्या होगा, तो T1 पर समीकरण 2 सिंपली इन R1 इक्वल टू माइनस के T1 प्लस इन R0 आ गया है, समीकरण 4 मान लेंगे इसे हम। और T2 पर वही इन कंसंट्रेशन ऑफ R2 बराबर माइनस के T2 प्लस दिस, सेम सेम आ गया। तो 4 और 5 समीकरण मान लिया। अब समीकरण 4 में से 5 को घटाएंगे हम, सबस्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, 4 में से 5 को घटाने पर तो इन कंसंट्रेशन ऑफ R1 माइनस इन कंसंट्रेशन ऑफ R2 आ जाएगा बराबर माइनस के T1 माइनस, फिर माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो माइनस के T2 या, और ये दोनों वैल्यूज ये प्लस हो गए माइनस के हो गए तो कट जाएंगे, आपस में सेम है और प्लस माइनस की है। फिर या और इसको और सुटेबल ले लेंगे तो इसे हर में ले लेंगे हम, इन R1 अपॉन R2, इसे नीचे ले लिया माइनस वाले को। ये आपको गणित का रूल पता होना चाहिए, बराबर के, और इसे हमने क्या इधर उधर वाले के को क्या लिया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, माइनस के और प्लस के को कॉमन ले लिया तो के ले लिया। ये T2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो T2 माइनस T1, इस प्रकार समीकरण हो गई। और या के बराबर यही रहेगा, तो इधर ये इंटीग्रल आर कंसंट्रेशन R1 अपॉन कंसंट्रेशन R2 सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर केवल T2 माइनस T1 को हम इधर लाएंगे तो या तो T1 माइनस T2 हो जाएगा या हर में आ जाएगा, तो हम हर में ले आए हैं 1 अपॉन T2 माइनस T1। ये समीकरण 6 प्राप्त हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप 4 5 6 समीकरण को समीकरण 2 के आधार पर रीअरेंज कर रहे हैं, फिर इसको यहीं पर हम छोड़ देंगे 4 5 और 6 को, फिर पुनः रीअरेंज इक्वेशन 2, रीअरेंज इक्वेशन 2 पे जाएंगे हम, पुनः करेंगे रीअरेंज इक्वेशन 2। तो क्या होगा, ये हमने पहले भी रीअरेंज कर रखा है, इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R0 बराबर माइनस के टी। अब यहाँ पर हम इतना लेने के बाद इसे और रीअरेंज नहीं कर रहे, बल्कि क्या करें, दोनों तरफ एंटीलॉग लेने पर, रीअरेंज कर एंटीलॉग लेने पर कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये वैल्यू इधर जाएगी तब एंटीलॉग में, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R0 की पावर, ये एंटीलॉग में पावर में चला जाएगा माइनस के टी। दिस इज इक्वेशन 7। रीअरेंज इक्वेशन 3 विथ टेकिंग log 10 बेस वैल्यू। अब हम समीकरण
3 को रेअरेंज करेंगे, समीकरण 3 को रेअरेंज करेंगे, इनकी जगह 10 का लॉग 10 का आधार मान ले लेंगे, तो तब क्या हो जाएगा, के बराबर 2 इसकी वैल्यू क्या होती है, इन एक्स, आप यहाँ पे समझेंगे तब आएगा, इन एक्स बराबर 2.303 लॉग एक्स, इस प्रकार ये टूटता है। तो इन एक्स की जगह हमने क्या ले लिया, इन की जगह क्या ले लिया, समीकरण 3 में इनकी जगह हमने ले लिया है लॉग, आ गया लॉग एक्स, और उससे पहले 2.303, तो इस प्रकार आ गया के बराबर 2.303 अपॉन टी, टी पहले से ही है, और ये वैल्यू एज लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एज इट इज है, समीकरण 8 के नाम से हम जानते हैं, और इसे कहते हैं हम 7 और 8 को प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे अर्ध समीकरण की, तो टी हाफ पर समीकरण 8 किस प्रकार बदलेगा ये हम देखना चाहेंगे। टी हाफ पर समीकरण 8 के बराबर 2.303 सेम रहेगा, केवल आर की वैल्यू टी हाफ हो जाएगी, तो और टी हाफ हो जाएगा, तो 2.303 अपॉन टी हाफ इक्वल इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ R0 पहले से था प्रारंभिक सांद्रण, यहाँ पर R था, तो R क्या हो जाएगा, टी हाफ पर R 0/2 हो जाता है, तो R 0/2। अब हम क्या करेंगे, इसे भिन्न मान लेंगे, ऊपर आ जाएगी, और भिन्न का भिन्न भाग देंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 2/1 कर लेंगे तो ऊपर आएगी तो उल्टा हो जाएगा 1/2, तो R0 रह जाएगा, यहाँ R02 हो जाएगा। अब प्लस माइनस हो जाएंगे, ऊपर नीचे हरंश तो कट जाएंगे, 1 हो जाएगा उसका मान, तब हो जाएगा के बराबर 2.303 टी हाफ लॉग 2। अब प्यारे विद्यार्थियों लॉग हाफ ले आएंगे हम इधर, रेअरेंज करेंगे फिर, और के यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर 2.303 के लॉग 2, या अब हम प्यारे विद्यार्थियों लॉग 2 की वैल्यू रख देंगे, वैल्यूज चार्ट में से, लॉग के चार्ट में से पीछे से, तो लॉग 2 का मान होता है 0.3010, लॉग 2 की जगह हमने इसकी वैल्यू रख दी और इसको गुणा कर दिया इस वैल्यू से, तो आ जाएगा टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयु समीकरण है। प्यारे विद्यार्थियों आपको इसमें केवल स्टेप वाइज याद रखना है। आपको बताएगा 3 समीकरण कैसे निकालेंगे, फिर 4, 5 और 6 को T1 T2 पर, और 4 में से 5 को घटाने पर हमारा 6 समीकरण मिल जाएगा। इसे यहीं पर छोड़ देंगे, केवल हम फिर समीकरण 2 को रीअरेंज करेंगे पुनः, और दोनों तरफ एंटीडोट ले लेंगे तो समीकरण 7 प्राप्त होगा। फिर हम समीकरण 3 को रीअरेंज करेंगे, समीकरण 3 को रीअरेंज करेंगे और उसमें 10 का आधार मान ले लेंगे, इंटीग्रल को चेंज कर देंगे तो हमें समीकरण 8 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें समाकलित वेग समीकरण प्राप्त होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का। और टी हाफ पर यदि हम समीकरण 8 में टी हाफ का मान रख देंगे और आर की वैल्यू R0/2 रख देंगे, तो कैलकुलेशन के द्वारा हमें ये इस प्रकार अर्ध समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा। यदि आपकी समझ में आता हो आसानी से तो इसे लाइक भी करें, अदरवाइज अन्य बच्चों की सुविधा के लिए आप इसे शेयर, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में इसे शेयर अवश्य करें। थैंक्स स्टूडेंट।